तो चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ जो कैल्विन ब्रिज के कुछ क्वेश्चन जो विस्टर्न के बीच क्वेश्चन जो छूट गए थे उसको करवाएंगे। 4-5 क्वेश्चन वो हैं। फिर इसके बाद हम लोग कैल्विन ब्रिज पे फोकस करेंगे, फिर मेकर ब्रिज पे फोकस करेंगे, फिर लास्ट में अर्थिंग रेजिस्टेंस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक है, अर्थिंग रेजिस्टेंस वैसे बेसिकली हमने पावर सिस्टम में करवा रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा चूँकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है तो दैट्स वाई हम उसको इसमें करवा दे रहे हैं। ठीक है, नियर अबाउट 30 क्वेश्चन के राउंड अप हैं आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 MCQ क्वेश्चन, जिसमें SSC JEE और AE के करस्पॉन्डिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं स्टेट लेवल के, किसी भी बोर्ड, किसी भी स्टेट लेवल के, सब कवर हो जाएंगे। देखो इसको बस मैंने बताया ना, थ्योरी के बाद पहले तो थ्योरी ढंग से कर लेना, फिर थ्योरी के बाद जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको कर लो, बस आपका सफिशिएंट, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने टाइप की वैरायटी बन सकती है सब हमने करवा रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन कि द व्हीटस्टोन ब्रिज कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। जो व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता, हाई रेजिस्टेंस के लिए कि मीडियम रेजिस्टेंस के लिए कि लो रेजिस्टेंस के लिए कि एक्यूरेट रेजिस्टेंस के लिए, किसके लिए यूज़ नहीं करते? हमने बताया था किसके लिए यूज़ नहीं होता, हाई रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस ये बेसिकली लो के लिए भी, बहुत लो के लिए भी नहीं होता है, वेरी लो के लिए भी नहीं होता, ये होता है किसके लिए, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अब कहते हैं ना कि मोर एक्यूरेट, अगर आंसर की तरफ जाना है तो आप कहोगे हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है, 1 ओम से 10 किलो ओम के बीच में ही के लिए ही यूज़ किया जाता है ना इसको। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर ए होगा। अगर ए ना होगा तो क्यों, अगर मान लो ए ना हो, ये तो आपको BCD दिया हो, तो उसमें से कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा फिर, लो रेजिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इफ़ मोर इफेक्टिव होता है ना, चारों, कभी कभी लगता है कि चारों या मोस्ट ऑफ द 2 और 3 ऑप्शन जो है करीब करीब सही लगते हैं, लेकिन तब देखा जाता है मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा आएगा होगा। ठीक है, तो ए जो होगा, ए के लिए नहीं होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है, कॉस्ट, एक सेकेंड, हाँ, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज लो, हाई, डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट, डिपेंड अपॉन द सोर्स EMF। जो ये कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ जो व्हीटस्टोन ब्रिज किया है वो हाई होती है। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हाई होती है, एक्सपेंसिव सर्किट होता है। नाउ नेक्स्ट वन, अब ये नहीं कि जाके कास्ट देखना शुरू कर दिए कि कौन कौन सा कंपाउंड कितने का आता है, ये सब ज़्यादा जानने जो मतलब चीज़ है उस पर फोकस करो। ये ये जो क्वेश्चन है जो कास्ट पर बेस्ड है वो कभी कभार ही आ सकता है, तो दैट्स वाई जो मेन है रीज़न है उन पर फोकस करो। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस? नो इफेक्ट, टाइप्स बताओ, कौन बताएगा, देखते हैं कौन बताता है। हाँ, हाँ, द इफेक्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑन मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में गैल्वेनोमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि डिपेंड अपॉन द EMF सोर्स, गैल्वेनोमीटर डिपेंड अपॉन EMF से सोर्स से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहला तो नो इफेक्ट इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन ये तो सही नहीं है। ठीक है, डिपेंड अपॉन EMF सोर्सेस, ये भी सही नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है EMF सोर्स से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, गैल्वेनोमीटर बिकम इनसेंसिटिव टू इम्बैलेंस, एंड लास्ट वन है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर यूज़, कि कौन सा टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हो, बोलो कौन सा होगा? C, रीजन लिखो। सर, if the व्हीटस्टोन ब्रिज is used for measurement of high resistance, the galvanometer become insensitive. हाँ, good. Does not detect any imbalance. सही बात है, जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से
वो क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव। इसी तो बता रहा था ना कि हमने डिज़ाइन किसके लिए किया है, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए किया है। ज़्यादा रही अगर 10 किलो ओम से ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो होगा इनबैलेंस आएगा, चीज़ें सिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो विच वन इज़ करेक्ट, सी। हाई रेजिस्टेंस के रिकॉर्डिंग पूछा है ना। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द रेजिस्टेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज? नो इफेक्ट। हीट का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो पहले बोला नो इफेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। इंक्रीज द वोल्ट, अब ये हीट का मतलब यहाँ पे है कि ये नहीं कि बस अगर ये कंटिन्यूअस लगातार उसमें करंट फ्लो होती रहे तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, नो करंट, इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप across the circuit, decrease the current flow through the core circuit, decreases, no. Case of the permanent change in the resistance value. ठीक है, तो which one is correct? बोलो, D। ठीक है, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है ना, दैट्स वाई। टेम्परेचर के रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के क्या होता है, 1 R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव कोएफिशिएंट। ठीक है, नाउ बोलो, कोई सी डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हाई डीसी ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज? नो इफेक्ट, नॉट एक्सेप्टेबल, बर्न इन द सर्किट, इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ हाई डीसी ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, बोलो कौन बताएगा जल्दी से। हाई का मतलब यहाँ पे हाई करंट से है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हाई डीसी, यहाँ पे डीसी का मतलब क्या है, डीसी करंट से। अगर हाई डीसी करंट होगी तो व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये बोला नो इफेक्ट, ये तो गलत हो गया। नॉट एक्सेप्टेबल, और पढ़ते हैं बर्न इन द सर्किट, सर्किट बर्न कर जाएगा। इंक्रीज द टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, लेकिन मोर इफेक्टिव आंसर कौन सा होगा, नॉट एक्सेप्टेबल। रीजन समझ में आ रहा कि नहीं? क्योंकि हमने जो डिजाइन किया ना, ये जो हमने डिजाइन किया, जब हाई डीसी करंट होगी तो उसकी वजह से लॉसेस भी होंगे। ठीक है, बर्न करेगा सर्किट, ये तो ठीक है, ये भी सही है। आप कहोगे टेम्परेचर भी, अब ये कहोगे ना कि सर नो इफेक्ट की जगह छोड़ के आपको 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, कौन कौन से, बी सी डी। मोर इफेक्टिव कौन सा होगा? यहाँ पे हाई डीसी का मतलब किलो एम्पियर करस्पॉन्डिंग बात हो रही है। ठीक है, ये तो जो किलो एम्पियर का हम लोग जो ने डिजाइन किया वो किसके करस्पॉन्डिंग किया हुआ है, वो हमने लो मीडियम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो भी किस में होगी, एम्पियर में होगी। ठीक है, एम्पियर से ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा ज़्यादा 100 एम्पियर। ठीक है, वैसे 10-15 ऐसे ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो कौन सा सही है, बी। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, क्या है, नॉट क्या था क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन था इफेक्ट ऑफ द हाई, तो नॉट एक्सेप्टेबल, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5th के बाद आएगा 6। किसी को डाउट हो तो बोलना जल्दी से। ठीक है, ए व्हीटस्टोन ब्रिज मे नॉट गिव एक्यूरेट रीडिंग इफ इट इज बैलेंस, इट इज नॉट बैलेंस। ए व्हीटस्टोन ब्रिज मे नॉट गिव एक्यूरेट रीडिंग इफ इट इज नॉट बैलेंस, इट इज बैलेंस। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट
इज मैक्सिमम एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, बताओ कौन सा सही होगा। नॉट बोला ना, व्हीटस्टोन ब्रिज मे नॉट गिव एक्यूरेट रीडिंग। इफ एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा है, इफ कम एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा, बताओ। नॉर्मल सी बात है, इट इज़ नॉट बैलेंस। ठीक है, वो जब बैलेंस नहीं होगा तभी तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा ना, प्रॉपरली बैलेंस नहीं होगा तभी। तो विच वन इज करेक्ट? ए। चलो सबका सही है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ डबल ब्रिज, सिंगल ब्रिज, हाफ ब्रिज, 3-4 ब्रिज। बताओ केल्विन ब्रिज के बारे में। हाँ बोलो। केल्विन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 2 एडिशनल आर्म। नहीं, 2 व्हीटस्टोन ब्रिज याद है। इसको क्या बोलते हैं, इसी वजह से इसको डबल ब्रिज बोला जाता है। केल्विन डबल ब्रिज भी नाम से इसको जाना जाता है ना, केल्विन एज ए डबल ब्रिज। तो विच वन इज करेक्ट? डायग्राम में आप लोगों को बताया था, बताने की जरूरत है नहीं। जिसको दिक्कत होगी वो जाके देख लेगा अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो भी था, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? डबल ब्रिज। कौन सा ऑप्शन? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस मेजर इन ए केल्विन ब्रिज इज। रेंज ऑफ, जो केल्विन ब्रिज का जो रेंज होता है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? बताओ जल्दी से। इस किसके लिए यूज़ होता है? लो रेजिस्टेंस के लिए। कहाँ से कहाँ तक? 1 ओम से 10 माइक्रो ओम तक। कौन सा करेक्ट है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ कौन सा सही होगा। अरे ये तो पूरा ऊपर नीचे हो गया। R1 R2 ये डिवाइडेड बाई है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो विच वन इज करेक्ट? बताना आप लोगों को। R2 R3 डिवाइड बाई R1 कौन सा होगा? व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ ए केल्विन ब्रिज के लिए? याद है? केल्विन ब्रिज के लिए हम लोगों ने जो निकाला था वो किसके करस्पॉन्डिंग था? R1 R3 डिवाइड बाई R2 करस्पॉन्डिंग आया था ना जी। सर डी, चलो डी है। ठीक है, ये तो डेरिवेशन में हमने करवा रखा है तो बताने की ज़रूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन केल्विन ब्रिज? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन केल्विन ब्रिज? इंडिपेंडेंट, फुल डिपेंडेंट, पार्शली डिपेंडेंट, डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस वैल्यू। बताओ कौन सा होगा? बोला ना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोड एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन केल्विन ब्रिज? फुली डिपेंडेंट क्या डिपेंड करता है भाई? हमने जब
बताया था कि जो RX आता है R1 R3 डिवाइड बाई R2 करस्पॉन्डिंग, यही था ना जी, R1 R3 डिवाइड बाई R2 करस्पॉन्डिंग। तो इसके बाद कुछ भी उसमें अटैच कर दो। इफेक्ट ऑफ द लोड एंड कंटेक्ट, लोड का मतलब यहाँ बताओ, लोड से क्या मतलब है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कंटेक्ट, इफेक्ट ऑफ द लोड एंड कंटेक्ट रेजिस्टेंस। जो लोड कंटेक्ट रेजिस्टेंस का मतलब उसके लीड वायर से, ठीक है, लीड रेजिस्टेंस जो है ये सब क्या कर देते कम, जब आप बैलेंस कर देते हैं, नहीं हमने बताया था ना कि केल्विन ब्रिज में जब RX इनर आर्म रेशियो जिसमें इक्वल टू आउटर आर्म रेशियो कर देते हैं, जिसमें RX की वैल्यू क्या होती है R1 R3 डिवाइड बाई R2 करस्पॉन्डिंग, जब ये हम कर देते हैं आउटर बाई इनर का, इनर मतलब आउटर आर्म का आर्म रेशियो और इनर का आर्म रेशियो, तो उसके बाद जो लीड वायर का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से तो किया जाता है। तो विच वन, इंडिपेंडेंट, क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट। तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना जी। चलो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 10, 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आर्म एंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आर्म सेकेंड ब्रिज इज अनइक्वल की इक्वल। ये बताओ, कौन बताएगा जल्दी से, कौन बताएगा, बोलो। इक्वल होता है कि अनइक्वल होता है, इक्वल होता है ना जी। इनर आर्म रेशियो दिस इक्वल टू आउटर आर्म रेशियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए शुरू करते हैं। वाई केल्विन ब्रिज इज यूज मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस ड्यू टू इफेक्ट EMF सोर्स यूज। देखो केल्विन ब्रिज, वाई केल्विन ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस के लिए हम जो यूज़ करते हैं केल्विन ब्रिज, ड्यू टू EMF सोर्स, ड्यू टू EMF सोर्स की वजह से, ड्यू टू रेंज ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, ड्यू टू कंटेक्ट लीड रेजिस्टेंस, ड्यू टू पावर डिसिपेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू कंटेक्ट एंड लीड रेजिस्टेंस की वजह से ना। वाई केल्विन ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, हम इसी वजह से कर पाते हैं ना, ड्यू टू कंटेक्ट एंड लीड, कंटेक्ट और लीड रेजिस्टेंस का इफेक्ट उसमें क्या हो जाता है, 0, क्योंकि आर्म रेशियो से हम उसको ख़त्म कर देते हैं इस वजह से। तो विच वन इज़ करेक्ट, सी। चलो कितने लोगों ने लगाया सर, सी। रीज़न है, एक ने बंदे लिखा सर वेरी लो रेजिस्टेंस कंटेक्ट लीड रेजिस्टेंस और सिग्निफिकेंट एरर। हाँ, सिग्निफिकेंट एरर होता है इन द वैल्यू ऑफ मेजर रेजिस्टेंस। गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। एज रिजल्ट केल्विन ब्रिज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। हाँ, उसका एरर जो होता है बहुत अच्छी एरर आता है ज़्यादा लीड रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो हम लोग जो है जब इसको यूज़ करते हैं तो उसका एरर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इनका इफेक्ट ही नहीं पड़ता उस पर ऊपर। हमने बताया था इनर आर्म रेशियो इज इक्वल टू आउटर आर्म रेशियो कर देने से, ठीक है, ड्यू टू कंटेक्ट और लीड रेजिस्टेंस का जो एरर है वो काउंटेबल नहीं होता। दैट्स वाई। बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा, गुड एक्सप्लेनेशन। अब लग रहा है कि सही। ठीक है, चलो बहुत इसी तरह देखते रहो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन ब्रिज कैन बी कैलिब्रेटेड टू रीड इंडक्टेंस एंड क्वालिटी फैक्टर वैल्यू कैपेसिटेंस ओनली पावर एंड वोल्टेज करंट एंड फ्रीक्वेंसी। हम लोग केल्विन ब्रिज को कैलिब्रेट टू रीड, वैसे तो हमने बताया था कि बेसिकली केल्विन ब्रिज जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, लो रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। इट कैन बी आल्सो यूज़, इसको जो हम यूज़ करते हैं ना, केल्विन ब्रिज कैन इंडक्टेंस एंड क्वालिटी फैक्टर वैल्यू थ्रू कैलिब्रेशन के थ्रू हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विच वन इज़ करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
चलो मेगर ब्रिज के बारे में, मेगर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, हाई रेजिस्टेंस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हाई रेजिस्टेंस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 मेगा ओम, 10 मिली ओम, 1 किलो ओम, 10 गीगा ओम, बोलो किसके करस्पॉन्डिंग होगा? हाई रेजिस्टेंस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, बोलो किसके करस्पॉन्डिंग होता है? 0.1 ओम। ये तो लिखवा रखा है जी, इसमें बताना क्या जरूरी थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मेगर इज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ मेजर हाई रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ नल डिटेक्टर, करंट कैरियर, बोलो मेगर इज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ मेजरमेंट हाई रेजिस्टेंस, किसके लिए? सोर्स ऑफ मेजर हाई रेजिस्टेंस के लिए होता है ना। तो कौन सा सही है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 बोलो, मेगर इज also used for providing additional EMF, provide bridge condition, testing insulation resistance, controlling the temperature, किसके लिए यूज़ किया जाता है? बोलो किसके लिए? टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, टेस्टिंग इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। Now next one, क्वेश्चन नंबर 17 जो भी है, मेगर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, ओम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसके करस्पॉन्डिंग, किस पे वर्क करता है? बताओ जल्दी से, बोलो किरचॉफ्स लॉ कहाँ से आ गया जी? ओम्स लॉ तो प्योरली रेजिस्टिव होता है ना, ये किस पे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। मेगर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, ये द रोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन ए मेगर इज टू बी प्रोवाइड फील्ड, प्रोवाइड वोल्टेज, जनरेट पावर, बैलेंस द सर्किट। बेसिकली परमानेंट मैग्नेट का जो यूटिलाइजेशन होता है मेगर ब्रिज में, वो क्या प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पावर और नहीं जनरेट करता, ज़बरदस्ती मत कर देना कुछ भी। ए चलिए, द मूविंग एलिमेंट ऑफ द ओम मीटर इन ए मेगर कंसिस्ट ऑफ 1 कॉइल, 4 कॉइल, 3 कॉइल, 10 कॉइल, किसके करस्पॉन्डिंग होगा? बोलो मूविंग एलिमेंट ऑफ ओम मीटर इन ए मेगर कंसिस्ट, कितने कॉइल होते हैं? 3 कॉइल होते हैं, तो सबको पता है जी, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनसेटिंग कॉइल का क्या यूज़ होता है बताओ? चलो इसको भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है 10 है कि नहीं 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बताना जल्दी से। द रोल ऑफ कंपनसेटिंग कॉइल इन ए मेगर इज रिड्यूस करंट, इंक्रीजेस वोल्टेज, कंट्रोलिंग टेम्परेचर स्केल, कंट्रोलिंग टेम्परेचर की स्केलिंग, स्केलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अरे वाह, सबने लगाया।
ये हो गया हमारा मैगर ब्रिज। तो विच वन इज़ करेक्ट? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब थोड़ा अर्थ रेजिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम कर लिया जाए, अर्थिंग के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, 21, क्वेश्चन नंबर 21। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज अर्थिंग? कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन टू अर्थ, प्रोवाइडिंग ए कनेक्शन टू ग्राउंड, कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल मशीन टू सोर्स, providing a source of current. Which one is correct? ठीक है सर, प्रोवाइडिंग ये कहाँ से आ गया जी, कब बताया हमने? प्रोवाइडिंग ए सोर्स ऑफ करंट है। बताओ व्हाट इज अर्थिंग? हाँ, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन टू अर्थ। बोलो, एक्सप्लेन करो थोड़ा। एक कंडक्टिंग रॉड को हम क्या करते हैं पूरी सॉलिंग वॉलिंग के साथ? नहीं, हमारा टारगेट क्या होता है कि वेरी लो रेजिस्टेंस जो है, जो मटेरियल लेते हैं हम लोग, कंडक्टिंग रॉड लेते हैं, रॉड को क्या करते हैं, हमने बताया था कंडक्टिंग रॉड को क्या कर दो कि उसको विथ सॉइलिंग वॉलिंग के साथ पीएच बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, पूरी उसकी लिपिंग की जाती है, और फिर इसके बाद जो है जहाँ पे उसको अर्थ किया जाता है, उससे फ़ायदा ये मिलता है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? लो होता है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है ना, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो किस कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन टू अर्थ। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन को अर्थ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कहीं अगर कोई आसपास का कहीं पे अगर आपने अर्थिंग की है, अगर कोई उसको मशीन को टच करेगा तो उसकी वजह से मतलब जो है उसको शॉक जो है कम से कम लगेगा। ठीक है, ये सब पावर सिस्टम में डिटेल में करवाया हमने इन चीज़ों को। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट वन, 22। व्हाट इज एन अर्थ इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड दैट is connected to earth, material used for earthing, electrode connected to the circuit, electrode which is connected to the main. Which one is correct? बोलो, what is an earth electrode? अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू अर्थ। हाँ, अर्थ इलेक्ट्रोड का मतलब जो मटेरियल यूज फॉर अर्थिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं। ये जो एक्चुअली क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक्चुअली होता है क्या, सोर्स ऑफ ईएमएफ। नहीं भाई, उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा ना, दैट्स वाई। तो विच वन इज मोर करेक्ट? मटेरियल यूज फॉर अर्थिंग। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो इसको भी कर देते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप का भी। अर्थ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड, बताओ लो रेजिस्टेंस के हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 23। अर्थ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। किसके लिए यूज़ किया कि वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस है। वेरी लो रेजिस्टेंस रहेगा तभी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होकर अगर आप टच करते हैं, जैसे आप अर्थ इलेक्ट्रोड है, नहीं अर्थ के करस्पॉन्डिंग है, जब अर्थ इलेक्ट्रोड कर दिया गया तो लाइक दिस वन, जैसे मान लो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 किलो एम्पियर की करंट है और यहाँ पे 0.0001, तो ये कितना हो जाएगा,
जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 1 वोल्ट आएगा, आपने यहाँ पे टच किया तो आपको कितना शॉक लगेगा? 1 वोल्ट का, नहीं? तो लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है ना। ये सब हमने डिस्कस किया था। है ये पावर सिस्टम में थोड़ा डिस्कशन है ज़्यादा डिटेलिंग में। चलिए तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज द कंडीशन ऑफ एन अर्थ इलेक्ट्रोड मेजर्ड? क्या मेजर करता है? वोल्टेज। हाउ इज द कंडीशन ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड मेजर्ड? बाय मेजरिंग द वोल्टेज, measuring the current, measuring the power, measuring the resistance. Resistance ना जी, it is resistance of earth electrode. So which one is correct? A is the correct option. इन थ्री फेज सिस्टम द न्यूट्रल इज अर्थ। थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल को क्या किया जाता है? अर्थ किया जाता है कि कनेक्टेड टू, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। कौन सा होगा जी, बोलो? नॉट कनेक्टेड तो कभी होगा नहीं, जबरदस्ती कहाँ ये इस पे जा रहे हो? कोई अलग से लगे आंसर तो तुरंत लगा दोगे क्या? है न्यूट्रल किया जाता है सर। अर्थिंग कैन बी यूज फॉर मेंटेन द कांस्टेंट लाइन वोल्टेज इन थ्री फेज सिस्टम। गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। दिस इज अचीव बाय अर्थिंग द न्यूट्रल। हाँ तो कौन सा है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो चलो एक ट्रू फॉल्स पे दे, दो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पे देख लेते हैं। 26 अर्थिंग इज यूज एज रिटर्न कंडक्टर इन टेलीफोन लाइन एंड फॉर द ट्रैक्शन वर्क। अर्थिंग यूज़ किया, इसको हमने बताया रखा है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कि अर्थिंग जो यूज़ किया जाता है, अर्थिंग, ठीक है बताओ। ठीक है, ट्रैक्शन पर्पस के लिए। तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट। क्या होता है बोलो? अर्थिंग जो है यूज किया रिटर्न कंडक्टर इन टेलीफोन लाइन एंड ट्रैक्शन वर्क। ठीक है, खैर इसको हमने डिटेल में वहाँ बता रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग जो है क्या प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है कि नहीं है? ये प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट ही तो है। हाँ, अर्थिंग डज नॉट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इक्विपमेंट, ट्रू और फॉल्स? क्या होगा? ये तो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है ना। ये कैसा है? प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है, ये बोला नहीं तो बोलो कि फॉल्स। ये गलत हो, उसने गलत लिखा है। नहीं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, कनेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ए सर्किट टू अर्थ हैज़ ए मीडियम रेजिस्टेंस, ये कौन सा है जी, बोलो। इसको तो खैर बदल लेने की जरूरत नहीं थी, कौन सा होगा, डी। लास्ट क्वेश्चन अर्थिंग पर, इसका कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी लो रेजिस्टेंस ने 29। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉइल इज चेंज बाय सॉइल टू सॉइल। हाँ, ये किस पे डिपेंड करता है, सॉइल टू सॉइल इज कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द सर्किट कनेक्टेड टू इट डिपेंड अपॉन सप्लाई वोल्टेज। किसके करस्पॉन्डिंग होगा, विच वन इज करेक्ट, चेंजेस फ्रॉम सॉइल टू सॉइल के करस्पॉन्डिंग, तो विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉइल टू सॉइल, क्लियर।